अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू टेल वीज़ा सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे यूके की बहुत ज़्यादा वीडियोस लगती हैं, बट आज मैं आपसे यूके की नहीं, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इनकी प्रोफाइल क्या थी, इनका वीज़ा हमने कब अप्लाई किया, कब इशू हुआ, कितने प्रोसेसिंग टाइम कितना है और कनाडा ने कौन से अपने इमिग्रेशन रूल्स को चेंज किया जिस वजह से इतने ज़्यादा वीज़ा इशू हो रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यही अप्रोच करते हैं कि क्या आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट कोई वीज़ा देता है। जो कंसल्टेंट हज़रात ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीज़ा मिलेगा, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर किसी बंदे के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है, तो वो 10 प्लस की कैटेगरी में फॉल कर सकता है और वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कोई मुल्क आपको वीज़ा इशू नहीं करेगा। जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ये भी मिसगाइड कर दें कि आप आएँ कनाडा, आपको 10-20 हज़ार डॉलर भी देगा और आपको वो विज़िट वीज़ा भी देगा। विज़िट वीज़ा बेसिकली है क्या? ये चीज़ मेन समझने की ज़रूरत है हमें। विज़िट वीज़ा है कि आप अपने मुल्क में वेल सेटल्ड हैं, आपका बिज़नेस है, आपका कारोबार है, आपकी सैलरी है या इनकम है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट हैं, आप वेल सेटल्ड हैं। तो आप किसी कंट्री को घूमने के लिए कुछ दिन के लिए जाना चाहते हैं। अब घूमने में रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है, क्या आपके पास उस कंट्री को घूमने के लिए इतने पैसे अवेलेबल हैं? तो अगर वो आप पैसे किस तरीके से शो करेंगे, आपके पास जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप कैसे भी शो नहीं कर सकते कि आपके पास वो पैसे अवेलेबल हैं। अगर आप उसको लिख के बताएँगे तो उसका एविडेंस क्या साथ अटैच करेंगे? और अगर वो लिख के किसी भी चीज़ पे ऑफ़िशियल पेपर पे अगर वो आपके बैंक स्टेटमेंट देख के आपको वीज़ा नहीं देते, तो वो फिर आप लिख के देंगे तो क्या वो आपको वीज़ा दे देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके बाद अगर बात करें जो सेक्शन 179 बी के बारे में बात करते हैं, वो जो रिसेंटली कनाडा ने एग्ज़ेम्प्ट किया है कुछ कैटेगरीज़ में नहीं, यानी कि सी कैटेगरीज़ में जो एग्ज़ेम्प्ट किया है, उससे फ़ायदा तो होगा, पर वो एप्लीकेशन जो जनवरी 2023 से पहले लगी हुई एप्लीकेशन है, उनको उससे फ़ायदा होगा। और स्टिल अभी जो क्योंकि कनाडा वीज़ा बहुत ज़्यादा इश्यू कर रहा है, वहाँ पे अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है, इन्फ्लेशन रेट 2.8% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मे बी मैं मिस्टेक हो मेरी, ज़्यादा इससे बढ़ गया हो। अगर किसी बंदे को एग्जैक्टली पता है, अगर उसने न्यूज़ पढ़ी है, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो कनाडा के जो सिचुएशन है वो इस लिहाज से अभी अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म, लोगों को टूरिज़्म ओपन किया हुआ है, लोग आएँ और उस मुल्क में वो जितने ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, कनाडा को उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप देखें कनाडा या कोई भी मुल्क टूरिज़्म को क्यों ओपन करता है, कि क्यों उसके मुल्क में टूरिज़्म आए, क्योंकि जब भी एक टूरिस्ट यहाँ से जाता है, वो अपनी वीज़ा फ़ीसें पे करता है, वो फ़्लाइट्स की टिकट्स को पे करता है, उस कॉस्ट को बेयर करता है, उसके बाद होटल्स को, उस मुल्क में जाके वो स्पेंडिंग करता है, उस मुल्क को वो कारोबार देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होटल है जो नहीं लग रहा और वहाँ का कोई रिहायशी है, जिस सिटीज़न है, जिसके वो होटल हैं और वो यूज़ नहीं हो रहे, तो वो क्या होगा, वो बेरोज़गार हो जाएगा। जब हमारे जैसे बंदों के वीज़े इशू होंगे, हम जाके वहाँ पे पैसे स्पेंड करेंगे, होटल्स लेंगे, तो उनका जो अपने वहाँ पे रहने वाले हैं, सिटीज़न हैं, वो खुश रहेंगे। तो वैसे उन मुल्क्स में बेनिफिट्स वगैरह भी जो जिस बंदे के पास जॉब नहीं होती या जिस बंदे का अपना बिज़नेस नहीं है, उसको दिया जाता है, बट ये सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो तकरीबन 45 डेज़ में लग के आया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे क्लाइंट थे, इनकी प्रोफाइल जो थी वो बिज़नेस प्रोफाइल थी। हमने इनकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अटैच की थी जिसमें इनके 2 लाख मंथली समझ लें इनकम थी इनकी, और 50,000 इनके जो हैं मंथली खर्चात थे, 1.5 लाख सेविंग थी। अगर बात करूँ मैंने ट्रिप कॉस्ट कितनी लिखी है, तो वो मैं डिस्क्लोज़ यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर कोई बंदा भी अपना बैंक बैलेंस बताएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेगा, मैं उसको उस हिसाब से फिर डिस्कशन करके उसकी ट्रिप कॉस्ट बनाऊँगा। ठीक है, इसके बाद बात करें सेविंग की, तो सेविंग इनके पास तकरीबन कनेडियन $10,000 की थी। $10,000 कनेडियन, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद इनकी पर्सनल स्टेटमेंट थी, ठीक है, इनके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट थे, इनकी टैक्स रिटर्न थी। एडिशनल डॉक्यूमेंट में इनके प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट अटैच किए हमने अपने पास से, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो लगाए, एफआरसी था, एमआरसी था और दैट्स इट। इनकी यही डॉक्यूमेंटेशन थी। अगर बात करें इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की, तो कोई भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे इनका वीज़ा जो है वो लग के आया है। आप में से कोई बंदा वीज़ा जो कनाडा का अप्लाई करना चाहता है और उसको समझ नहीं लग रही कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो सिचुएशन अभी चल रही है फ़िलहाल, इसमें आपको हमेशा मैं आपको गाइड करता हूँ कि जब भी कोई कंट्री वीज़ा दे रही हो, उसका वीज़ा लाज़मी अप्लाई करें। क्योंकि वो टाइम होता है जब वो अपनी कुछ चीज़ों को एग्ज़ेम्प्ट कर देती है, इमिग्रेशन रूल को एग्ज़ेम्प्ट कर देती है और वो
ज़्यादा वीज़े इशू करती है, जिसमें जिनकी प्रोफाइल वीक भी होती है उनको भी वीज़ा मिल जाते हैं। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने इस पिछले साल से अभी तक बहुत ज़्यादा वीज़े इशू किए हैं। ये वो कंट्री थी जिसका 98-97% तक वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो था। अब यही कंट्री क्या कर रही है कि यही कंट्री तकरीबन 90% तक लोगों को वीज़ा इशू कर रही है, 10% लोगों को वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है। तो आप भी लाजमी अप्लाई करें, देख लें अगर आपका भी वीज़ा लग सकता है। अगर आपके पास थोड़े सा भी पेपर वर्क है तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 179 बी रिमूव कर दिया गया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी रिफ्यूज़ नहीं कर रहे। तो दैट्स मीन कि आपके चांस ब्राइट हैं अगर आपके पास जेन्युइन पेपर हैं, जेन्युइन बिजनेस है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो सोर्स ऑफ फंड्स वो क्लियर हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि आजकल जो एंड पे बैलेंस आ जाता है उसको भी जस्टिफाई करना चाहिए कि एंड पे आपका बैलेंस क्यों बूस्ट हुआ है। इस वजह से भी वीज़ा अफसर को डाउट होता है कि ये बंदा हमारे मुल्क में वीज़ा अप्लाई कर रहा है, हमारे मुल्क में आके वापस नहीं जाएगा, और इसने सिर्फ इसीलिए बैलेंस को बूस्ट किया कि मुझे दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं। बाकी एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखें, जब आप खुद इतने स्टेबल नहीं होंगे कोई भी मुल्क आपको वीज़ा नहीं देगा। आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, स्टेबल होंगे तो वो मुल्क आपको वीज़ा लाजमी देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई बंदा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। हमने जो कॉल डिस्कशन की फ़ीस है वो रखी हुई है, वो फ़ीस पे करके आप मुझसे अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। लिहाजा आप पहले कॉल ना किया करें, बिज़ी होते हैं, आपकी कॉल नहीं उठा सकते, वो मिस्ड होगी आपकी कॉल। जो बंदा अपॉइंटमेंट लेके कॉल डिस्कशन की फ़ीस पे करके हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, हम उसी की कॉल का जवाब दे सकेंगे, ताकि हमारे पास दिन में हज़ारों कॉल्स आती हैं, हर कॉल का जवाब नहीं दे सकते, पूरा दिन कॉल्स के जवाब देने में निकल जाता है। और जो बंदा वाक़ई में सीरियस होता है और अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहता है, वो बंदा हमें फ़ीस पे करेगा कॉल डिस्कशन की, और उसके बाद हम उसको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो उस अपॉइंटमेंट पे उसको कॉल आ जाएगी और उससे जो उसका केस है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। और एक और चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ भेज दिया करें, सिर्फ मैसेज हाय हेलो हाउ आर यू का ना किया करें, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।